पहला पीवाईक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द कलर्ड बोला है, कलर्ड पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म के कलर्ड पाथवे क्या है? पहले अपना सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर उसके बाद लेटेड टेस्टिस, फिर उसके पास वासा एफ्लेंसिया, फिर उसके बाद एपिडिडिमिस, फिर वॉस डेफलेंस। ऐसे करते हैं। तो लेटेड टेस्टिस वॉस एफ्लेंडक्टलस, ठीक है, वही वासा एफ्लेंसिया हो गया। एपिडिडिमिस वॉस डेफलेंसी, ठीक है। लेटेड टेस्टिस एपिडिडिमिस नहीं, लेटेड टेस्टिस वॉस डेफलेंस नहीं, एफ्लेंडक्टलस और ये भी नहीं। तो पहला आंसर इसका ये हो जाएगा कि लेटेड टेस्टिस, फिर उसके बाद आएगा एफ्लेंडक्टलस, फिर उसके बाद एपिडिडिमिस, फिर उसके बाद वॉस डेफलेंस। मतलब पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर लेटेड टेस्टिस। अगर ऑल एडवांस में पढ़ना है तो पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर लेटेड यानी टेस्टिस लेटुलाई, और फिर उसके बाद लेटेड टेस्टिस, फिर उसके बाद वॉसा एफ्लेंसिया, फिर उसके बाद एपिडिडिमिस और फिर उसके बाद वॉस डेफलेंस आता है। तो यहाँ पे ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है, सर्टोली सेल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, मतलब ये कुछ ऐसा काम जो ये नहीं कर रहा है। एंड्रोजन सिंथेसिस, ठीक है। नरिशमेंट टू डेवलपमेंट स्पर्म, ठीक है। फेगोसाइटोसिस ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। बताते हैं एंड्रोजन सिंथेसिस तो हमारा लेडिक सेल करता है, और सर्टोली सेल्स नरिशमेंट करता है, और फेगोसाइटोसिस करता है एक्सेस साइटोप्लाज्म का जो बचा रहता है स्पर्मेटेड में, ठीक है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा एंड्रोजन सिंथेसिस। अब इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन, डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम अकर्स ड्यूरिंग, किस समय होता है डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम, ठीक है। तो ये वो प्रेगनेंसी में आखिर में जो इवेंट्स दिए हुए हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स करते उसके बारे में है कि किस महीने में कैसा होता है, किस महीने में कैसा होता है, उसके बारे में है ये। तो वो जो इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन वाला जो है कि बताते थे प्रेगनेंसी के बाद किस किस महीने में कैसा होता है, तो उसमें ये दी पढ़ा दिया जाता है। तो 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 7th वीक दिए, तो वीक का तो, और वो भी 7th वीक, मतलब 2 महीने में नहीं, बिल्कुल नहीं। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये करीब करीब ये तो 2 महीने से कम में ही बोल दिया, और ये 2 महीने से बस एक हफ्ता ज़्यादा बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं। फिर 7th और 5th में आंसर होगा 7th मंथ। 7th मंथ में डिसेंड कर जाती है, और नहीं कर ली जाती तो फिर मेडिकल इश्यूज होते हैं, और फिर सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है। अब डिसेंड कहाँ से करेगी? एब्डोमेन से। और क्यों जाएगी? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए रहता है, ठीक है। अब आता है जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ओवरीज एस, ये असल में एस है, ISS, जर्मिनल एपिथेलियम जो लाइन करता है ओवली, तो वो क्या है, ठीक है। मतलब ये जो तो ऐसे है ना, ये ऐसे ओवली है, तो इसका ये जो लाइन वाले है, लाइन करने वाले, ये क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमिनार, सिंपल क्यूबॉइडल, ये सिंपल सिलिएटेड। बेसिकली सिलिएटेड वहीं पे होगा जहाँ पे सिलिया का काम होगा, तो क्या यहाँ पे सिलिया का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉलमिनार और क्यूबॉइडल नहीं, इसका है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब आता है वेस्क्यूलर लेयर और मस्क्यूलर लेयर। वेस्क्यूलर लेयर कौन है? वेस्क्यूलर लेयर है आपकी मायोमेट यानी एंडोमेट्रियम, जिसमें हाई ब्लड सप्लाई है, और मस्क्यूलर लेयर कौन है? मायोमेट्रियम ऑफ यूटेराइन वॉल आर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाला तो वेस्क्यूलर लेयर बतानी है, फिर मस्क्यूलर लेयर। तो यूटरस की वॉल की 3 लेयर होती है, तो उसमें से जो मायोमेट्रियम है वो मस्क्यूलर होती है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है, और वेस्क्यूलर एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम वेस्क्यूलर और मायोमेट्रियम मस्क्यूलर, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब आता है द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, इस इंड्यूस दिया है ना, और कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक आपका FSH हो जाएगा, और एक आपका LH हो जाएगा। तो यहाँ पे दिए TSH है थायरॉक्सिन सिक्रेटिन हार्मोन। FSH है वो बताते थे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर
MSH मेलेग्नोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे करते हैं। तो ये जो है ये सभी है ना पिट्यूटरी हार्मोन दिए हुए हैं। पर अल्लोता तो सीधा सा आंसर लगाना है FSH। स्पर्मेटोजेनेस स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम present on the inside wall of seminiferous tubule multiplies by। अब यहाँ पे दिया है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और दिया है मल्टीप्लाई, मतलब वो कैसे नंबर में, तो वो होल है, मल्टीप्लाई होल है। सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे ये नहीं पूछे थी स्पर्म कैसे बन रहा है, यहाँ पे बोला है कि वो 1 से 2 कैसे होल है। तो आंसर है माइटोटिकली एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। टाइप ए और टाइप बी आगे जाते स्पर्म बना लेता है और टाइप ए अपने ही पेरेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब आता है द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी ई डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। टेस्टिकुलर हार्मोन, एंड्रोजन, पिट्यूटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, थायमोसिन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हम लोगों ने हाइपोथैलेमिक हार्मोन तो कहीं पढ़ा ही नहीं, थायमोसिन तो भी कोई है ही नहीं, तो इससे करना ही नहीं। पिट्यूटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन बेसिकली गोनेड्स के सेल्स के ऊपर काम करते, गैमेट्स और हार्मोन बनवाते हैं, तो वो तो इनके ऊपर काम नहीं करेंगे। अब एक ही बचता है एंड्रोजन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेनली रहता है। हाँ वही वही तो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्स फॉर कैलेटर स्टेट, और सेकेंडरी सेक्स फॉर कैलेटर स्टेट में 10 और एसेसली डक्ट और ग्लैंड आ जाते हैं। In normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin activity was assessed. The result was, तो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन, पहले से प्रेग्नेंट है कोई वुमन, उसमें अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन जो है वो एसेस किया गया, और result था the high level of FSH and LH in the uterus to stimulate endometrial thickening। endometrial thickening तो ईस्ट्रोजन के कारण होती है ना। The high level of circulating HCG to stimulate estrogen and progesterone synthesis। नहीं, FSH and LH in the uterus to stimulate the implantation of the embryo। ये FSH और LH का इम्प्लांटेशन से क्या करना, और पहले से ही इम्प्लांटेशन हुआ हुआ है तो उसमें और क्या करना है। और द हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग। HCG था एंडोमेट्रियल थिकनिंग से क्या, वो तो प्लेसेंटा बनने के बाद तो वो और थोड़ी थिकन होगा। इसका आंसर होगा सेकेंड, दी हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ HCG हाई रहता है ताकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिंथेसिस तो वो किया जा सके, क्या स्टिमुलेट किया जा सके। तो इसका ऑप्शन है 2। द कैपेसिटेंस रिफर्स टू चेंज इन डी। कैपेसिटेंस है फर्टिलाइजेशन की करने की, स्पर्म की कैपेबिलिटी तो बढ़ाना। तो ये किसके लिए बढ़ा ले, ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए, तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही करना पड़ेगा, और किसकी बढ़ाते हैं, स्पर्म की। तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आता है हिस्टेलेक्टॉमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। एक्टॉमी जो है वो सर्जिकल रिमूवल होते हैं, और हिस्टल जो है वो यूटरस से यूज होता है, तो यूटरस की सर्जिकल रिमूवल तो बोलते हैं हिस्टेलेक्टॉमी। विच ऑफ दिस इज नॉट एन, ये एन है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुलेशन इन ह्यूमन। पार्चुलेशन को चालू करने से कौन मदद नहीं करता। डिसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, नहीं। ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन तो जरूरी है ना। इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये भी जरूरी है, तो बताते हैं। ईस्ट्रोजन भी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, तो अगर मैं ईस्ट्रोजन के ऊपर रखूँ और प्रोजेस्टेरॉन तो नीचे रखूँ, तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन जैसा में, तो ऑब्वियसली रेशियो बढ़ जाएगा। और प्रोलैक्टिन तो सिर्फ मेल लैक डाउन हार्मोन है, उससे क्या असर पड़ेगा, इसीलिए बता देते हैं प्रोलैक्टिन। अब विच ऑफ दिस इज नॉट, यहाँ पे फिर से एन आ गए, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ पार्चुलेशन इन ह्यूमन। यही 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है।
वही नंबर के साथ। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिफर्स टू, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो किधर होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटस, ठीक है, ये ऐसा यूटस है तो इसकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में होती है। अब इसके अलावा कहीं और भी हो जाए, कहीं और हो जाए तो वो एक्टोपिक कहलाती है, जैसे फंडस में हो जाए या फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट में हो जाए तो वो कहला जाती है, या आफ्टर इनफंडिबुलम में हो जाती है वापस चल जाए उधर तो वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू, ये ड्यू टू है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन द यूटस, ये सही है। चौथा भी पढ़ ही लेते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव, नहीं यहाँ पे एम्ब्रियो की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है कि किस जगह इम्प्लांटेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन फीमेल, ठीक है, फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्लैफिन फॉलिकल। अब पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है कि ये बोला है कि इवेंट नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, की ओव्यूलेशन में कौन सा जरूरी नहीं रहता या जिसका काम ही नहीं रहता, तो ग्लैफिन फॉलिकल का पहला ऑप्शन दिया थी, होल डेवलपमेंट ऑफ ग्लैफिन फॉलिकल। तो जब तक ग्लैफिन फॉलिकल फुल्ली डेवलप नहीं होगा तो वो कैसे ऊसाइड सेकेंडली ऊसाइड रिलीज करेगा ना, और सेकेंडली ऊसाइड से ही रिलीज तो वो बोलते हैं ताते थे ओव्यूलेशन, तो ये तो जरूरी है सेकेंडली ऊसाइड, और एज लेट सर्जी तो ओव्यूलेशन करवाता है। चौथा यानी ये फोर्टी तो फिर फोल्ट होगा। अब क्या है दी फोल्ट, क्या है, डिक्रीज इन ईस्टाडायोल, ईस्टाडायोल क्या है, एक प्रकार का ईस्ट्रोजन ही होता है, तो डिक्रीज इन ईस्टाडायोल होगा इसका आंसर। तो दी इस एल एच सर्ज कैसे आएगा, एल एच सर्ज आएगा जब ईस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ईस्ट्रोजन के कारण ही तो एल एच सर्ज आता है। तो अगर ईस्ट्रोजन ही पहले कम हो जाएगा ओव्यूलेशन से पहले तो एल एच सर्ज आएगा ही नहीं, तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, तो डिक्रीज इन ईस्टाडायोल हो ही नहीं सकता। अब आता है कि ह्यूमन फीमेल में मियोसिस टू इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, कब तक कंप्लीट नहीं होती, अ, कब तक कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, तो पहला है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दूसरा यूटेराइन इम्प्लांटेशन, तीसरा है बर्थ और फिर प्यूबर्टी। पहली बात याद रखनी है कि सेकेंडली ऊसाइन निकलता है तो वो किस में वो रहता है, लुके हुए रहता है, मेटाफेज टू और मियोसिस टू, मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू, ठीक है, और वो फिर कब ओवम में बदलता है, जब जोना पेल्यूसिजा से कौन पेनिट्रेट कर जाता है स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द एंटेलर फॉलिकल इज एसेल्यूलर, एंटेलर फॉलिकल मतलब ऐसा फॉलिकल जिसमें एंटलम की कैविटी बन चुकी हो, जिसमें फ्लूइड फिल कैविटी जिसे हम लोग एंटलम बोलते हैं वो बन चुकी हो, उस फॉलिकल तो बोलते हैं एंटेलर फॉलिकल। तो ऐसा कौन सा लेयर जो एंटेलर फॉलिकल में ए सेल्यूलर रहता है, ठीक है, इंटरनल नहीं, ये तो बताते थे उससे ही बना रहता है सेल का, स्टोमा भी सेल का ही है, जोना पेल्यूसिडा, हाँ ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रहती है। अब आता है ग्लैन्युलोसा, ग्लैन्युलोसा सेल सी तो पूरा बना ले हैं तो फॉलिकल तो वो कैसे हो जाएंगे, तो आंसर है इसका जोना पेल्यूसिडा। द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल यानी हो सकता है तभी जब स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, नहीं, कुछ काम ही नहीं है। द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द इम्पुलरली स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये सही है, पर यहाँ पे सिर्फ ये है कि एम्पुलरली स्टमक जंक्शन बोल दिया है, जबकि अब है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या है, अब सिर्फ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूलर लिखा जाता है। The ovum and the sperm are transported simultaneously to ampullary stomach junction of cervix. Cervix में कब से ये जंक्शन होने लगा? The sperms are transported to the cervix within 48 hours of the release of ovum. अरे ओवम 24 आवर्स तक ही वायबल रहता है, उसके बाद वायबल नहीं रहता, और जो स्पर्म है वो 72 आवर्स, ठीक है। अब select the incorrect statement. FSH stimulate the Sertoli cells with the help of which help in spermiogenesis. ये सही है, ठीक है, Sertoli सेल से FSH क्या रिलीज करवाते हैं, कुछ फैक्टर जिनके कारण क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस,
ये स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए। आगे देखते हैं ये सही है कि नहीं, से बाद में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ना चाहिए। चलिए, एल एच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवली, ये सही है। एल एच सर्ज नहीं आता है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। एफ एस एच एंड एल एच डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में डिक्रीज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एल एच ट्रिगर सिक्लेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम दी लेडी सेल। ठीक है, अब पहला क्या बोला है कि स्पर्मियोजेनेसिस में सल्टोली सेल मदद तो करता है, तो क्या उसके लिए एफ एस एच सल्टोली सेल पे कुछ काम करता है? हाँ करता है। तो दी स्पर्मेटोजेनेसिस का भाग ही एक स्पर्मियोजेनेसिस, तो पहला सही है। दूसरा, ओव्यूलेशन क्या ट्रिगर करता है? एल एच, हाँ करता है, एल एच सर्ज लाके। ठीक है, एल एच एंड एफ एस एच डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज। तो अगर हम लोगों ने ग्राफ देखा होगा तो यहाँ पे पहले ऐसे डिक्रीज कर, ऐसे जाता है और फिर अचानक से एल एच चल जाता है और फिर ऐसे नीचे ही चलते रहता है। तो एल एच सर्ज आने से पहले वो इंक्रीज ही कर रहा रहता है, पर बहुत धीरे धीरे। अगर वो डिक्रीज कर रहा होगा तो अचानक से पीक नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये गलत है। एल एच एंड एफ एस एच डिक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये गलत है और हम लोग तो इनगलत ही चुनने थे बोला था। पहला क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ना है कि इन कंटेक्स्ट टू एमनियोसिंथेसिस, यानी एमनियोसिंथेसिस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, ऑप्शन ए है, इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक प्रेग्नेंट। ठीक है, इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले उसका जेंडर डिटरमाइन करने थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है कि द एमनियोसेंथेसिस जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि ये 3 to 4 मंथ के अराउंड किया जाता है। 3 to 4 मंथ जब हो जाते हैं उसके अराउंड किया जाता है। तो अगर मैं 14 to 16 मंथ वीक्स को अगर मंथ में बदलूँ तो वो इतना के ही अराउंड आते हैं, 3 to 4 मंथ। इसीलिए ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा भी सही है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एमनियोसेंटेसिस में कुछ सिचुएशन या कुछ रूल्स क्यों लगे थे, इसी कारण वाली प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करते फीमेल फीटिसाइड कर दे रहे थे। तो ये भी सही है, ठीक किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, हाँ ये तो किया ही जाता है, ये तो एनसीईआरटी की ही लाइन है। अब आता है कि ऊपर के 3 तो सही हैं, तो इनकरेक्ट क्या होगा? ये फॉल्ट वाला तो ये डायरेक्टली ऑप्शन हो जाता है। परंतु अगर समझना चाहे कि क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है, क्लेफ्ट पैलेट होता है कि जब आपका अपर लिप्स दो भाग में बटा हुआ दिखता है और नोज में रहता है, मतलब लिप्स कुछ ऐसे रहते हैं। तो ये नीचे वाली लिप हो गई, और ये जो अपर वाली लिप है ये नोज के एक साइड से जाके ऐसे झूले रहती है। तो ऐसा कुछ दिखता है, असल में लिप्स ऐसे दिखते हैं, होठ ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पे नोज रहती है। पर क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, ये जो नोज है इसमें क्या होता है, ऐसे जाके लिप्स झूला रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये होता है क्लेफ्ट पैलेट डिजीज। ठीक है, तो ये कहाँ से डिटेक्ट कर लेगा, ये तो फॉर्मेशन में हो रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर होगा फोल्ड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीचर्स बाय एमनियोसेंटेसिस। कैन नॉट बी डिटेक्टेड मतलब किसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता डेवलपिंग फीचर्स में, किसके द्वारा? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। तो एमनियोसेंटेसिस उन चीज़ों को डिटेक्ट करेगा जो एमनियोटिक फ्लूइड में सेल जो है ना फीटस थे उनमें अगर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, मतलब कोई जेनेटिक डिफेक्ट प्रेजेंट है, उन्हें डिटेक्ट करेगा। तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम तो जेनेटिक डिफेक्ट है, वो दिख जाएगा। सेक्स ऑफ फीटस मतलब जेंडर क्रोमोसोम से डिटेक्ट होगा, तो ये भी दिख जाएगा। डाउन सिंड्रोम भी दिख जाएगा, क्या नहीं दिखेगा? जॉन्डिस। ठीक है, तो जॉन्डिस फीटस से सेल में थोड़ी प्रेजेंट रहेगा, जॉन्डिस तो कॉज करता है ना दूसरा पैथोजन, तो वो पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और उधर प्रेजेंट होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं होता है वैसे,
अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। द लिपिस लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन। तो लिपिस लूप क्या है? आईयूडी है। और आईयूडी के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। कौन से दो टाइप होते हैं? मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, सिर्फ ऐसे प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का आईयूडी लेता है, उसे यूटेरस में इंसर्ट कर देते हैं। और ये कैसे काम करता है? ये फेगोसाइटिक सेल को वो अपने काम यानी उन्हें चालू कर देता है, क्योंकि ये भी एक फॉरेन सब्सटेंस, स्पर्म भी एक फॉरेन सब्सटेंस। तो फेगोसाइटोसिस सेल जो लेते हैं या लिम्फोसाइट जैसे जो सेल प्रेजेंट लेते हैं यूटरस में, वो तो फॉरेन पार्टिकल्स को ही अंदर घुसने से बचाने थे, तो अब वो अटैक कर देते हैं। तो ये तो प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का लेता है, तो इसे फर्क नहीं पड़ता। पर जो स्पर्म लेता है उसे फर्क पड़ जाता है, तो वो एक सेल का बना लेता है, लिविंग सेल लेता है। अब मेडिकेटेड में दो टाइप हो जाते हैं, कॉपर टी यानी कॉपर रिलीजन आईयूडी, और एक हो जाता है आपका हार्मोनल आईयूडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिपिस लूप की बात की गई है, ये तो नॉन मेडिकेटेड में आता है। तो इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एज कॉपर रिलीजन आईयूडी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सर्विकल बैरियर नहीं, ये सर्विकल बैरियर की तरह काम कहाँ करता है? सर्विकल बैरियर की तरह काम कौन करता है? डायफ्राग्राम और वॉल्स काम करते हैं। ठीक है, तो डायफ्राग्राम और वॉल्स सर्विकल बैरियर की तरह काम करती है। सर्विक्स को ढक देते हैं और स्पर्म तो अंदर नहीं जाने देते। वॉल्ट बैरियर नहीं, डायफ्राग्राम और वॉल्ट में ये जो वॉल्ट है इसे वॉल्ट बैरियर भी बोलते हैं, नहीं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, हाँ ये सही है। अब फोर्थ में आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स अलोन और इन combination with estrogen can be used as contraceptive in the form of। प्रोजेस्टेरॉन अकेले या ईस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में किस में यूज़ किया जाता है? एक तो आपका आईयूडी में यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद पिल्स में यूज़ किया जाता है, फिर आपका इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है, फिर आपका इम्प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे हार्मोन से रिलेटेड काम होना है, वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन या तो अकेले दे दिया जाता है या ईस्ट्रोजन के साथ मिला के दे दिया जाता है। अब किस मेथड से दे लें? आप आईयूडी के फॉर्म में दे लें, आप पिल्स के फॉर्म में दे लें, आप इम्प्लांट्स के फॉर्म में दे लें, आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे लें, तो इनका रेशियो अलग अलग हो सकता है। या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन दे दो, या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोगे तो अलग अलग रेशियो में दे सकते हो। ठीक है, तो क्या सिर्फ इंजेक्शन में ही? नहीं, पिल्स में भी यूज़ किया जाता है। सिर्फ पिल्स में नहीं, सिर्फ इम्प्लांट्स में नहीं। जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें दिया पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स, हाँ तो ये सही है। यहाँ पे ओनली तो नहीं लिखा है, तो आई ऑलमोस्ट सिम ये अलग ये तो नहीं मानेंगे कि यहाँ पे हार्मोनल को वो कर दिया है। यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है, मतलब बोल रहा है कि इतने इतने में किया जाता है, बाकी में कर रहा है कि नहीं वो नहीं लिखा है। अब आता है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, ये जो CDRI ने डेवलप की थी लखनऊ में। ठीक है, ये जो पिल्स में सबसे ज़्यादा लेस साइड इफेक्ट होते हैं इसके। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है? ये क्या काम करती है? यूटस में जो वो लेते हैं, कौन? यूटस में जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स लेते हैं, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की वो हो रही रहती है, प्रोलिफरेशन या ग्रोथ हो रही रहती है, उसमें जाते ये एंटी ईस्ट्रोजेनिक इसमें कंपोनेंट लेता है, वो जाते बैठ जाता है, मतलब एंटी ईस्ट्रोजेनिक मतलब ईस्ट्रोजन की जगह में जाके बैठ जाता है। और जो ईस्ट्रोजन वो देता है क्या? कमांड की आप एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कर लें, ग्रोथ कर लें, ताकि उसमें इम्प्लांटेशन हो जाए, उस कमांड तो ये लोग देता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन में क्या दिया, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये ईस्ट्रोजन की जगह में जाके बैठ जा लेना, तो ईस्ट्रोजन अगर इधर आएगा तो वो बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, इन दी यूटर्स, हाँ यूटर्स में जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, प्रिवेंटिंग दी एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। हाँ, तो ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम सही से ग्लो नहीं करेगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्स, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल। नहीं, ये इस तरह से ये काम नहीं करता। ठीक है, इरेशन आईयूडी नहीं, आईयूडी नहीं है ये। इस पोस्ट कोइटर कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ये पोस्ट कोइटर कॉन्ट्रासेप्टिव है, पर ये काम कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, तो अगर इसका काम दे दिया है तो हम लोग ये लेंगे। तो टिपल्स जो हैं वो उसमें सहेली तो पोस्ट कोइटस
कॉन्ट्रासेप्टिव है, परंतु हम लोग ए मानेंगे क्योंकि उसमें उसका काम करने का ढंग बता दिया है। ठीक है, अब आता है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्स डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब कौन सी अप्रोचेज डिफाइन नहीं कर रही उनके सामने लिखे गए कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बैरियर प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, हाँ बैरियर तो ऐसी काम करता है ना, स्पर्म और एग तो मिलने ही नहीं देता, फर्टिलाइज ही नहीं होने देता। इंटरला यूटेलाइन, यूटेलाइन में यूटर्स में वो कर देते हैं क्या, इंसर्ट, तो फैगोसाइटोसिस सब स्पर्म को इंक्रीज कर देता है। तो क्या दिया इसके सामने, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। सप्लेस स्पर्म मोटिलिटी, हाँ तो यहाँ पे सिर्फ इंटर यूटेलाइन दिया है तो कॉपर टी की भी बात कर ली गई है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, हाँ ठीक है, कॉपर विलिजिनिटी भी यहीं पे बात कर ली गई है। अब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है, प्रिवेंट और लिटाल डेंटली ऑफ स्पर्म, हाँ तो दी सर्वाइकल म्यूकस तो ठीक कर देता है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, हाँ ठीक है, तो दी ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, तो दी पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज़्यादा रहती है। वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस तो ही प्रिवेंट करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि अगर वेसेक्टोमी करनी है तो सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट होगा, हाँ होगा, नहीं यानी स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, परंतु क्या स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, नहीं स्पर्म बनते रहेगा पर वो सीमेन तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो वैसे टॉमी में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुकता, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं रुक जाता है, इसीलिए ये गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वैसे टॉमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है असल में। सेलेक्ट दी ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, इसमें सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। पहला गोनोलिया, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया नहीं, मलेरिया कहाँ, मलेरिया कैसे हो जाएगा। जेनाइटल हर्पेस, ठीक है। फिर एस, ठीक है। मलेरिया फिर से नहीं, फिलेरिए, ठीक है। कैंसर नहीं, एस ठीक है। सिफिलिस, ठीक है। गोनोरिया, ठीक है। सिफिलिस, ठीक है। और जेनाइटल हर्पेस, ठीक है। तो ऑप्शन डी है जिसमें सभी एसटीडीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल, कौन सी एसटीडी क्यूरेबल नहीं है। तो क्लेमाइडाइसिस, सिफिलिस, जेनाइटल वॉस नहीं, एचआईवी, गोनोरिया, टाइकोमोनियस नहीं, गोनिया गोनोलिया और टाइकोमोनियस और हेपेटाइटिस बी नहीं, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इन्फेक्शन। ये जो डी है, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं है, चाहे आप इन्हें अर्ली डिटेक्ट कर लो तब भी ये क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, अब आता है नाइन्थ वाला, द एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियल, 16 ब्लास्टोमियल से ज़्यादा वाले एम्ब्रियो को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहाँ ट्रांसफर करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की, अब जाइगोट बना, जाइगोट अगर 8 सेल्ड का है, 8 या 8 सेल से कम का है तो उसे यूटस में ट्रांसफर यानी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और अगर वो 16 या 32 सेल्ड स्टेज का है तो उसे किस में ट्रांसफ़र करते हैं, यूटरस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिम्बिलियनी सर्विक्स नहीं, यूटरस। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, आईवीएफ मतलब इंटला यानी बताते थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हो फिर ट्रांसफ़र कर देना फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वही थी 8 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियल रहता है तो फैलोपियन ट्यूब, 16 से 32 रहता है तो यूटस। एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमियल इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब और जाइगोट इनटू द यूटरस। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट इन द फैलोपियन ट्यूब। अरे नहीं, क्या दिया, जाइगोट इन दी फैलोपियन ट्यूब नहीं, जाइगोट तो ट्रांसफर नहीं करते, इसमें एम्ब्रियो तो ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियल इनटू दी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इस 8 और 16 के बीच में कहीं होगा तो उसे भी फैलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं, इसलिए अर्ली जो 16 रहता है उसे भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड टू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट,
फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, अब देखो एक होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ में क्या होता है, मतलब इन विट्रो में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं और फिर बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। पर इन विवो में क्या करते हैं, गैमेट को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होता है, जो इन विट्रो है जिसमें टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किए उसमें हो जाता है जिफ्ट और आईयूटी। आईयूटी क्या हुआ, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। पर अगर इन विवो की बात करें तो इसमें हो जाता है गिफ्ट और आईयूआई, मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये जो गिफ्ट है ये तो इन विवो का है, मतलब कि गैमेट ट्रांसफर होगा। तो इसमें होगा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, जर्म सेल इंटरनल फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंसेमिनेटेड फैलोपियन ट्रांसफर। नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, ये तो गैमेट तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं या यूटरस में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आता है इसके बाद वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन सा है, सर्विकल कैप्स नहीं, ट्यूबेक्टोमी नहीं, डायफ्राग्राम नहीं, आईयूडी। आईयूडी है मोस्ट एक्सेप्टेड, लोगों को लगता है कॉन्डम है पर वो नहीं है, आईयूडी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसिडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो तीसरे मंथ तक सेफ मानी जाती है, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती है। तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर्स का वो लगता है रिकमेंडेशन, ठीक है, 6 मंथ के बाद कराने के लिए, और तीसरे मंथ तक वो मानी जाती है सेफ। तो अगर मैं इसे वीक में कन्वर्ट कर लूँ तो ये करीब करीब 12 वीक्स हो जाने, तो 8 वीक्स नहीं 12 वीक्स सही आंसर है। अब आता है कि इन केस ऑफ कपल व्हेन द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो कौन सी टेक्निक सुटेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, तो गैमेट इंटर साइटोप्लाज्म में फैलोपियन ट्रांसफर नहीं, ये क्या है, कुछ भी दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, ये किया जा सकता है इन विवो। इंटर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है, ठीक है, इंटर यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। तो अब ये तीनों में से देखना है क्या किया जाएगा, लो स्पर्म काउंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी देखें तो वहाँ पे आता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करते हैं, जब लो स्पर्म काउंट हो, और टीचर लोग भी पढ़ाते कि लो स्पर्म काउंट होने में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, और ये भी बता दिया जाता है इलेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तब भी किया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, वही सहेली वाला क्वेश्चन फिर से सिर्फ इस एन आईयूडी नहीं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल नहीं, block estrogen receptors in uterus and prevent egg from getting implanted, ये सही है। इस पोस्ट कोइटर कॉन्ट्रासेप्टिव ये सही हो सकता था अगर तीसरा वाला नहीं दिया होता, मतलब ये भी सही है पर ये एक्चुअल में आंसर नहीं होगा, तो ये उसके वर्किंग को नहीं बता रहा है, ये सिर्फ बता दे रहा है वो किस समय ली जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, कौन सी कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, तो गोनोरिया नहीं, जेनिटल वॉश नहीं, जेनिटल हर्पीस, हाँ, जेनिटल हर्पीस कहाँ कम्प्लीटली क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल नहीं है जेनिटल हर्पीस, इसलिए थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन, जिसमें हार्मोन का रोल होता है किसी ना किसी फॉर्म में। लैक्टेशनल एमेनोरिया, हाँ इसमें होता है, तो प्रोलैक्टिन के के ज़्यादा होने के कारण एफएसएच नहीं होता, एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होते, ठीक है। पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ इसमें भी यूज होता है, बता देते हैं इमरजेंसी पिल्स में भी यूज होता है। बैलियल मेथड नहीं, लैक्टेशनल एमेनोरिया में यूज होता है। कॉपर टी नहीं, इसमें तो कॉपर आयंस का है। पिल्स हाँ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हाँ ठीक है, पिल्स ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ठीक है, बैलियल मेथड में नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
In which of the following techniques the embryo are transferred to assess those female who can't conceive? किसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन बहाल हुई है और एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है, तो एम्ब्रियो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, मतलब इसमें आईवीएफ इन विट्रो की बात करनी है, तो उसमें तो जेफ्ट और आईयूटी आता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली और ट्रीटेड प्रॉपरली? ठीक है, which of the following commonly sexually transmitted disease is completely curable? मैंने not completely curable पढ़ लिया है। when detected early and deleted properly, पहले से डिटेक्ट कर लिया जाए और अच्छे से डिलीट किया जाए तो कौन सी क्यूलेबल है ये बतानी है। तो इसका आंसर सिंपल है, गोनोलिया। गोनोलिया क्यूलेबल है, इसीलिए तो यहाँ पे नॉट कम्प्लीटली क्यूलेबल में गोनोलिया तो नहीं ली, मतलब गोनोलिया क्या है, कम्प्लीटली क्यूलेबल जेन है। ठीक है, अब आते हैं आगे, टी वेलिनल डिजीजेस, मतलब एसटीडीज तो वेलिनल डिजीजेस बोलते हैं। कैन स्प्लेट फ्लू यूजिंग स्टेलाइल नीडल? स्टेलाइल नीडल मतलब नॉन इन्फेक्शियस नीडल से कहाँ फैलेगा? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये ठीक है। फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। कैसे नहीं? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है पर उसे लेते नहीं है, इनहेरिटेंस में बेसिकली नहीं होता है, पर हो सकता है कुछ एक्सपर्ट अगर देखा जाए तो मदर से फीटस नहीं, ऐसा तो नहीं थी वो, जो एसटीडीज है वो जीन में है इसलिए इनहेरिटेंस नहीं लेंगे, जीन में थोड़ी है, उसका तो अलग से पैथोजन है जो मदर से फीटस में जाला है, वो कोई ना जीन में से इनहेरिटेट कर रहा है, इसीलिए इनहेरिटेंस भी नहीं होगा। तो गलत ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन है? लिपीस लूप, कॉपर विलीजन आईयूडी कौन है? मल्टीलो T75, हार्मोनल विलीजन आईयूडी क्या है? LNG20, और इम्प्लांट क्या है? प्रोजेस्टेरोजन। तो ए का 3 2 में है, तो ये दो तो नहीं होंगे, ए का 3 2 में है, फिर बी का 1 दोनों में है, सी का 2 ए वाले में है, नहीं सी का 4 होना चाहिए, हाँ सी का 4 डी में है, तो 4 इसका ऑप्शन होगा। मैच लिस्ट 1 with list 2 with respect to methods of contraception and their respective action। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है और उनके रिस्पेक्टिव एक्शन वो काम कैसे करते हैं। डायफ्रागम क्या करता है? सर्विक्स को कवर कर लेता है और स्पर्म तो अंदर नहीं जाने देता, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, दे कवर सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? यानी इससे आने से पहले इंटरयूटेराइन कर लेते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के पर्टिकुलर तो बता नहीं सकते। इंटरयूटेराइन क्या करता है? फेगोसाइटोसिस ऑफ बता देते हैं, स्पर्म कर देता है विद इन यूटरस। लैक्टेशनल एमोनोलिया क्या है? लैक्टेशनल एमोनोलिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल तक बता देते हैं गायब लेना, ठीक है, पार्चुलेशन के बाद, तो है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिवाइस साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुलेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव में या तो ओव्यूलेशन रोका जाता है, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन, तो ये बोल सकते हैं इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो अगर इसे मैच कर ले तो ए का 4 2 में है, फिर बी का 1 दोनों में ही है, सी का 2 1 में है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्यूरेबल, और यानी इज नॉट क्यूरेबल नहीं, इज नॉट अ नेचुरली और ट्रेडिशनल, नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तो ट्रेडिशनल में क्या आते हैं? कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, तो ये तीनों तो हैं। अब ये नहीं है, वॉल्स, वॉल्स नहीं है, वॉल्स मॉडर्न में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये PYQ का ये वाला भी खत्म होता है, अब अगला बायोटेक का आएगा। धन्यवाद। The cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर DNA है, या बता थे जो हमारा डिजाइबल जीन है उसे उसके DNA से कैसे काट पाते हैं। हमारे पास लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस रहता है तभी, तो अगर ये काटने के लिए ही एंजाइम डिस्कवर नहीं हुए रहते तो इन लोग तो जोड़ते कैसे, तो यही पूछा है कि क्यों पॉसिबल हो पाया, तो अल्लों के पास लेस्टेशन एंजाइम
लेस्टेशन एंजाइम का ही एक टाइप है लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस। मतलब लेस्टेशन एंजाइम की डिस्कवरी हुई तभी ये पॉसिबल हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसरिलायबल फीचर ऑफ कोलोनिन वेक्टर? कौन सा कोलोनिन वेक्टर का डिसरिलायबल फीचर नहीं है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना ही चाहिए, तो अलो वेक्टर क्यों यूज कर लें? क्योंकि अनलो द डिजायर जो जीन है उसे अगर ऐसी होस्ट सेल में डाल देंगे तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। पर अगर हम लोग इसे वेक्टर के साथ डालें, किसी वेक्टर के साथ लगाते डालें, तब ये मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा। प्रेजेंट ऑफ मार्कर जीन, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन क्या करता है? मार्कर जीन जो रहता है वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो अलग अलग पहचानने में मदद करता है, प्लस जो हमारा कॉम्बिनेंट लेता है और रिकॉम्बिनेंट यानी रिकॉम्बिनेंट लेता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट लेता है, दोनों को भी अलग अलग पहचानने में मदद करता है। तो मार्कर जीन तो चाहिए। अब ये दो ऑप्शन है कि प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट और प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट। क्या होता है कि कई जगह एनसीईआरटी लिखती है कि एक से एक वेक्टर क्या है, उसमें बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट लेनी चाहिए, बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट लेनी चाहिए, तो अलग अलग एंजाइम के लिए वही वेक्टर यूज कर लिया जाए, क्यों बार बार अलग अलग वेक्टर यूज करें। फिर वहाँ पे एक और चीज़ ले देती है कि सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट होना चाहिए। सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट मतलब एक एंजाइम का एक ही साइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेक्टर है जिसमें इको आलाई जो है उसके दो साइट हैं और ये एक वेक्टर है जिसका एक ही साइट है इको आलाई का, तो जब अगर मैं इसे इको आलाई इसमें डालूं तो इको आलाई यहाँ पे भी काट देगा और यहाँ पे भी काट देगा, पर इसमें सिर्फ यहाँ पे काटेगा। और तो डीएनए लाइगेज पता नहीं कैसे जोड़ रहा है, क्या पता जोड़ भी पा रहा है कि नहीं, तो क्या होगा इसमें कभी कभार खराब हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा या दोनों ही अलग अलग रह जाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। पर इसमें क्या होगा, या तो ऐसे रह जाएगा या वापस से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनती है तो चांसेस कम हो जाते हैं, और इसमें 2 ही तो 50-50 चांसेस लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि एक एंजाइम के लिए एक ही रेजिस्ट्रेशन साइट होनी चाहिए। तो द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेजिस्ट्रेशन एंजाइम साइट मतलब एक एंजाइम के लिए एक ही साइट, तो ये तो जरूरी है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया साफ। अब आता है टी in the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by particular elastase enzyme? अब elastase एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है? वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होगी तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें से देख लेते पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GTAATC। अब इस सही से पढ़ना है GAATAC, क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? नहीं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। अब इस सही से वापस से GATACT, अब इस सही से AGTATC, नहीं ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। अब आता है GAATTC, अब इस सही से GAATTC, हाँ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है इस दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बारे में बताना है। स्टेटमेंट 1 है एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हाँ ये तो सही है कि वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है और तभी डीएनए को काटता है। स्टेटमेंट 2 क्या एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस कट दी डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। तो जो हमारा वो है इको आलाई GAA T और C, तो इसमें अगर देखें तो ये सेंटर से ये A और T के बीच से ना काटते, G और A के बीच से काटता है, मतलब कि सेंटर से थोड़ा अवे काटता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी। अब आता है प्लाज्मिड PBr Tili22 as PST1 restriction enzyme site within gene AMPR with that confers ampicillin resistance. If this if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production, the recombinant plasmid is inserted in an E. coli। तो बताना क्या होगा कि यहाँ पे अगर क्या बोल दिया थी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड,
जो है वो ई कोलाई के अंदर डाल दिया गया है। तो अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया या ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई की बात करेगा तो वहाँ पे किसकी बात कर रहा होगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पे ये नहीं चल रहा है कि तो क्या होगा, यहाँ पे चल रहा है कि एंजाइम यानी जो रिकॉम्बिनेंट बना है उसे लोग ई कोलाई में डाल चुके हैं, तो वो क्या कहलाने लग जाएगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर ट्रांसफॉर्मेंट सिर्फ लिखा होगा तो यहाँ पे क्या पहचानना है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की बात नहीं कर रहा होगा। So the transformed cell will have the ability to lysis ampicillin as well as produce beta galactosidase नहीं। तो दी PHT1 जो है वो AMPR मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के तरफ में प्रेजेंट है उसका सीक्वेंस। तो वहाँ पे अगर मैं कोई जीन दूसरा इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, जिसके कारण एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की जो प्रॉपर्टी है वो खो जाएगी। तो अगर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर इसे मैं होस्ट सेल में डालता भी हूँ तो मेरे पास होस्ट सेल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, ऐसा थोड़ी है कि सेल को फाड़ देगा। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी नहीं, वो क्या ऐसा ही प्रोटीन बना पाएगा जिसके पास डुअल एबिलिटी लगेगी, और डुअल एबिलिटी कौन सी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से ब्लू कलर देने वाली और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाली, नहीं वैसा नहीं होगा। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन टू होस्ट सेल, मतलब कि होस्ट सेल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं ला पाएगा। होस्ट सेल अगर एम्पिसिलिन के कांटेक्ट में है तो होस्ट सेल मर जाएगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई द एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए इज। अब ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं एंडोन्यूक्लियस के द्वारा ताकि स्पेसिफिक पोजीशन में क्या लगाया जा सके, कट डीएनए में, वो कहलाते हैं पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। और ये ओकाजाकी सीक्वेंस तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े हैं कि छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स लेते हैं वो ओकाजाकी सीक्वेंस। पॉली ए टेल सीक्वेंस भी नहीं, ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है। डीजेनरेट पोलाइमर सीक्वेंस नहीं, ये भी नहीं। The first discovered illustration endonuclease that always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific gene, a specific sequence of 6 base pair। ये जो अंत यहाँ पे जो दिया है ना, ये हल्का सा कंफ्यूज करने के दिया है। मेन जो बात है वो पहले के ही शुरुआत में दे दी गई है, द फर्स्ट डिस्कवर लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस हिंट टू, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आता है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज ओलीसाइट। वेक्टर यूज क्यों कर लेते हो, उसके बाद ओलीसाइट है, तो अगर लोग अपना डिजायर जीन तो ऐसे ही डाल देंगे तो क्या वो कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे हम लोग वेक्टर के साथ डाल दे। वेक्टर के पास ओलीसाइट लेता है जो पी नंबर को कंट्रोल करता है, उसके पास एक आरओपी भी लेता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड बोल सकते हैं, ये रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, वो उन प्रोटीन लो के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। अब आता है दी आइडेंटिफाई दी लॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे लॉन्ग स्टेटमेंट दिया बताना है किसके लिगाट में, लेस्टेशन एंजाइम मतलब लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस के हिसाब से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। इट कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंडोमिक साइट, ये तो सही है, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सही है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये भी सही है, मतलब ये तीनों तो इसके आंसर नहीं हो सकते। तो चौथा होगा आंसर पर पढ़ लेते हैं बल। ईच लेस्टेशन एंजाइम फंक्शंस बाय द इंस्पेक्टिंग दी लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस नहीं, वो डीएनए सीक्वेंस का की लेंथ से कोई वो ही नहीं लेता ताल्लुक। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कोलेटरल स्टेट ऑफ एंजाइम लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोलेटरल स्टेट दिया हुआ है लेस्टेशन एंजाइम के, अब इसमें कुछ गलतियां कर दी गई हैं और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो पहचानना है। द एंजाइम कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, हाँ ये तो सही है। वो आइडेंटिफाइड पोजीशंस क्या कहलाती है, पैलिंडोमिक सीक्वेंस में रहती हैं वो। द एंजाइम binds DNA at a specific site and cut only one of the DNA, one of the two strand नहीं, वो दोनों स्ट्रैंड तो काटता है। जैसे कि ये स्ट्रैंड है वेक्टर की और ये स्ट्रैंड है हमारी डीएनए की जिसमें डिजायर जीन है, तो ये दोनों स्ट्रैंड तो काटेगा तभी तो डिजायर जीन निकलेगा, और ये दोनों स्ट्रैंड तो काटेगा तभी तो हमारा डिजायर जीन आके जुड़ेगा। तो ये वाला गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं उनसे रिलेटेड बात दी गई है, तो
कौन सी बात उसके नाम के हिसाब से सही है? पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। कैसे ये सही है? पॉलीमरेज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, ये तो उल्टा जोड़ने के लिए ही रहता है। डीएनए फ्रेगमेंट तो आपस में जोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री चेन बना लेते हैं। जैसे ये डीएनए है, अब इसे यहाँ से खोल दिया, तो अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो यहाँ से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए चेन बनाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज है तो यहाँ से इसकी आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनाएगा। तो ये कहाँ से फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर रहा है? ये तो फ्रेगमेंट ला के उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री चेन बना रहा है। न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट करता है टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बिल्कुल नहीं। एक्सियो न्यूक्लियस करता है कट एट स्पेसिफिक पोजीशन, इतना सही है। पर विद इन दी डीएनए, क्या डीएनए के बीच में नहीं, डीएनए के एट दी एंड में करता है। लाइगेज क्या करता है? ज्वाइन करता है टू डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ, दो डीएनए मॉलिक्यूल तो ज्वाइन करता है ना, इसीलिए तो वेक्टर और डिजायर जीन तो ज्वाइन करता है, इसीलिए ऑप्शन डी। मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। ये ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और इनका यूज बताना है। बैसिलस thuringiensis, ये एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में आता है। पर बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन एंड इस एप्लीकेशन और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एक साथ मिलके पीवाईक्यू के यानी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। तो बैसिलस thuringiensis के पास क्या लेता है? कलाई प्रोटीन, जो क्या लेता है? इनएक्टिव लेता है। और एक्टिव कब होता है? जब उसे अल्कलाइन मीडियम मिलता है। तो अल्कलाइन मीडियम उसे कैसे मिलता है? सलाइवा ऑफ इंसेक्ट्स के या गट ऑफ इंसेक्ट में। ठीक है। थर्मस एक्वाइटस क्या है? थर्मस एक्वाइटस पीसीआर में काम आता है, जो टैग पॉलीमरेज देता है, मतलब वो वाला डीएनए पॉलीमरेज जो स्टेबल है हाई टेम्परेचर में भी, हाई टेम्परेचर में खराब नहीं हो जाता। एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन किसके काम आता है? बायोटेक्नोलॉजी करने के काम आता है प्लांट सेल में। तो कॉलोनियल वेक्टर के काम आता है प्लांट सेल में। और एनिमल में कौन काम आता है? लेटलोवायरस। एनिमल में कौन काम आता है? लेटलोवायरस। फिर सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, मतलब सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का अगर लो देखें तो ये 1972 में फर्स्ट जो वो हुआ था ना, बताते हैं फर्स्ट हाल डीएनए बना था, तो इसी का प्लाज्मिड लेते हम लोग ई कोलाई में डाले थे। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो इंसर्ट किए थे, फिर उसे ई कोलाई में डाल दिए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के। ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल में काम आया था। तो ए का फोल एक ही में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला है लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस आर। लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस क्या है? यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल। क्या दो डीएनए मॉलिक्यूल तो जोड़ने के काम आते? बिल्कुल नहीं। ये दो डीएनए मॉलिक्यूल तो यानी डीएनए मॉलिक्यूल में कट लगाने के काम आते हैं। यूज इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, नहीं। क्या टेस्ट ट्यूब में डीएनए बनाने के काम आते? नहीं। सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम आते हैं। प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन सेल डाइज, नहीं। अब ये पूछेंगे कि डीएनए मैकेनिज्म में कैसे, जैसे हम लोग यहाँ करें तो जो सैल्मोनेला यानी दादे हैं, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो फर्स्ट आर डीएनए बनाने के काम आया था, उसके बाद उसके थोड़े बाद एक और दिया जाता है डेटा कि फर्स्ट लेस्टेशन यानी लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस कैसे पता चला था कि है कुछ ये ऐसा लेस्टेशन एंजाइम करते। क्या हुआ था कि ई कोलाई जो है वो बैक्टीरियोफाज से वो था, बैक्टीरियोफाज के अगेन रेजिस्टेंस था। तो पता चला कि ई कोलाई जो है वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो कट लगा देते हैं बैक्टीरियोफाज के डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में। तो उसी तरह से बैक्टीरियोफाज जो है वो अपना काम नहीं कर पाता ई कोलाई में। तो क्या ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह सिंथेसाइज नहीं हुआ? इसीलिए ये सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेस्टेशन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। कौन सा लेस्टेशन एंजाइम ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है? इसका आंसर है इकोआलवी। ये पहले 2016 से पहले पूछा जाता था, पर जब से एनसीईआरटी बेस आने लगा ये नहीं पूछा जाता, पर याद रख लेना है। अब आता है फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड जो है वो सेम लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किए जाते हैं ताकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया जा सके। अब इसमें यूज क्या होता है? आंसर है टीथ बता देते हैं, जो फॉरेन डीएनए है और फिर हमारा डिजायर जीन है। ठीक है। फॉरेन डीएनए और फिर हमारा वो है कौन? प्लाज्मिड। ये कट किए जाते हैं सेम एंडोन्यूक्लियस से, सेम एंडोन्यूक्लियस इन्हें काटता है, फिर जोड़े जाते हैं। तो ये जोड़े किसके द्वारा जाते हैं? लाइगेज के द्वारा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, कौन सा लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस है? तो आंसर है हिंट 2 ऑप्शन ए। सिंपल से सामने ही आंसर दिया हुआ है। अब आता है दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है? ठीक है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन तो फीचर होगा ना प्लाज्मिड का। और सर्कुलर स्ट्रक्चर ये भी प्लाज्मिड का फीचर है। ट्रांसफरेबल भी उसका फीचर है प्लाज्मिड का। डी जो है सिंगल स्टैंडर्ड होना प्लाज्मिड का, ये फीचर नहीं है। प्लाज्मिड जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए लेता है, जिसके पास खुद की ओली साइड रहती है, तभी तो उसे उसमें यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। Which vector can clone only a small fragment of DNA? कौन सा सिर्फ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बना सकता है? तो अगर हम लोग देखें तो वेक्टर डीएनए के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि दो प्रकार के वेक्टर डीएनए होते हैं, एक प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफाज। फिर पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफाज प्लाज्मिड से क्यों अंतर है, यानी क्यों अच्छा है कि बैक्टीरियोफाज जो लेता है वो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करने की मदद करता है, पर जो हमारा प्लाज्मिड है वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्लोन करने की मदद करता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइब्रिड वेक्टर्स। हाइब्रिड वेक्टर्स क्या है? बैक्टीरियोफाज और दादे हैं प्लाज्मिड से मिलाए गए। अब बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड तो मिलाया क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट तो क्लोन करने में मदद कर रहा है, पर उसके जेनेटिक मटेरियल के बाद खुद का ओलिसाइट नहीं है, वो सेल के ओलिसाइट के साथ मिल के काम करता है। सेल के डीएनए के साथ ओलिसाइट मिल के काम करता है। तो और प्लाज्मिड में तो खुद का ओलिसाइट है, पर वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को करता है। तो ये कुछ कहलाता है प्लाज्मिड के लिए, कुछ कहलाता है बैक्टीरियोफाज के लिए, और हाइब्रिड वेक्टर बनाए उसी में आता है कॉस्मेट और फाज्मिड। तो कॉस्मेट क्या है? हाइब्रिड वेक्टर। और ये किसके काम आता है? लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के काम आता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी लार्ज फ्रेगमेंट। तो आंसर हो जाएगा डी प्लाज्मिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ये ब्लाइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब यूवी लाइट से एक्सपोज किया जाता है तो ब्लाइट ऑरेंज कलर आता है, ये बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और सेपरेटेड डीएनए फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। हाँ, ये भी सही है। तो जेल से जब अलग किया जाता है, जेल से काट के अलग कर लेना डीएनए फ्रेगमेंट, तो वो कहलाता है इल्यूशन। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन बाय यूजिंग इथेरियम ब्रोमाइड। हाँ, ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है इसे इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन द जेल। नहीं, वो क्या देता है? ब्लाइट ऑरेंज कलर। और लल्लो तो बोला था नॉट ब्लू, मतलब जो कलर नहीं है, तो ऑप्शन डी कलर नहीं। अब यहाँ पे असल्सन और लीजन दिया हुआ है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। हाँ, डीएनए एम्प्लीफिकेशन में ही काम आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर्स टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, PBR T2 में भी यूज होता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो सेलेक्टेबल मार्कर्स के ही लूप में यूज होते हैं। तो लीजन भी सही है, पर लीजन के असल्सन तो जस्टिफाई कर ले बिल्कुल नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी प्लाज्मिड। टी प्लाज्मिड क्या है? ट्यूमर यानी टी डीएनए मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए या ट्यूमर डीएनए इन प्लांट इन्वॉल्व्स। पर इसमें क्या होता है? दी अल्टरलिन ऑफ पीएच ऑफ सॉइल होता है और देन हीट शॉक दी प्लांट, बिल्कुल नहीं। एक्सपोजिंग दी प्लांट टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, नहीं, बिल्कुल नहीं। अलाउइंग दी प्लांट टू स्टैंड इन वाटर, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। हाँ, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड मिलता भी किस में? एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ठीक है। अब आता है कि डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। जो केमिकल रिएक्शन होता है एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए फ्रेगमेंट के बीच में। अब केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉन्ड है डीएनए के बीच में, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो तो केमिकल बॉन्ड है, तो उसे तोड़ने के लिए केमिकल रिएक्शन ही जरूरी रहेगा। और एलिस्टेशन एंडोन्यूक्लियस उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, और इसी के प्रेजेंट में हो पाता है।
तो यहाँ पे केमिकल उस केमिकल रिएक्शन से जो फ्रेगमेंट बनते हैं उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है? सिंपल सा आंसर है सीधा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। अब आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन, मतलब पीसीआर की बात की गई है। यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? कि कौन सा स्टेप पहले अफेक्ट होगा? तो पहली बात, हाई टेम्परेचर मेंटेन क्यों कर लें? ताकि डीनेचुरेशन हो जाए, इसीलिए ऑप्शन बी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है। अब है इन अ मिक्सर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, एक मिक्सर में डीएनए फ्रेगमेंट किससे सेपरेट होते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन अ recombinant DNA technology, antibiotics are used as selectable markers. Match the following techniques और instrument to their uses। ठीक है, तो बायोरिएक्टर किस काम आते हैं? बायोरिएक्टर काम आते हैं लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने थे। किस काम आते हैं? लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने थे। तो ये अब इलेक्ट्रोफोरेसिस किस काम आता है? सेपरेट करने थे डीएनए फ्रेगमेंट्स को। पीसीआर किस काम आता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और एलिसा किस काम आता है? डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन या रिएक्शन। ठीक है, तो ये एलिसा वाला तो अब आते हैं रीड द फॉलोइंग फुल स्टेटमेंट्स ए एंड डी एंड फाइंड एंड अबाउट सर्टेन मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम। मतलब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए से डी तक, और उनमें से किसी 2 में मिस्टेक है, उन लोग तो पता लगाना है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो लोजी प्रोड्यूस मिल्क which was human alpha lacta albumin and these। नहीं, जो लोजी थी वो काऊ थी, तो ये पहली मिस्टेक तो इसी में मिल गई। अब ये जो है ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पॉइंट है, ठीक है। रेस्टेशन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। नहीं, आइसोलेट करने से काम नहीं आता, वो डीएनए से डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाने से काम आता है। तो यहाँ पे भी एक गलती मिल गई। अब आता है द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसन इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, तो ये तो सही है। अब आता है दी डिसआर्म पैथोजन आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। ये डिसआर्म पैथोजन वेक्टर तो यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए के लिए होस्ट में। हो ये बिल्कुल सही है। डिसआर्म क्यों किया गया? जैसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन में अलग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर देते हैं, तो जो डिजीज कॉज निकल पाता, तो अलग चलो मान लेते बायोटेक्नोलॉजी कर लें, पर बायोटेक्नोलॉजी करते करते उसमें डिजीज पैदा हो जाती है तो क्या फ़ायदा? इसीलिए डिसआर्म पैथोजन यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन से 2 गलत हैं? ए और बी। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ए एंड बी। The figure below is the diagrammatic representation of E. coli vector PBR-TLE22. Which one of the given option correctly identify is a certain component? तो ये PBR-TLE22 का वो है diagrammatic representation। तो अब HIN, TLE and EcoR1 selectable markers है। ये HIN TLE है, यानी ये EcoR1 है, और ये जो है ये HIN TLE है। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स है? बिल्कुल नहीं। ये जो हैं ये रिकॉग्निशन साइड, और सेलेक्टेबल मार्कर्स कौन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि अल्लो तो कलेक्टली आइडेंटिफाई बोला है, तो यही सामने ही कलेक्टली आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है। अब होता है which one of the following technique made it possible for genetically engineer living organism। कौन सा पॉसिबल किया जेनेटिकली इंजीनियरिंग करने के लिए? सिंपल सी बात है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। अब आता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज है। एंटीबायोटिक्स का किस लूप में यूज किया जाता है? एंटीबायोटिक तो सेलेक्टेबल मार्कर्स के लूप में यूज किया जाता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है? तो पहला है CATTG, दूसरा और दूसरे पढ़ेंगे तो CAATAG, नहीं बिल्कुल नहीं। GATACC, GAATCC, बिल्कुल नहीं। GAATTC, GAATTC, हाँ बिल्कुल, ये थर्ड वाला है।
Which one of the which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? PCR में जो DNA polymerase यूज होता है, टेक polymerase, उससे regarding कौन सा गलत स्टेटमेंट है? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नहीं, वो किससे आइसोलेट होता है? बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाइटस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वाइटस। इट रिमेन एक्टिव इन हाई टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल, वो हाई टेम्परेचर में एक्टिव रहता है। तो ऑप्शन 2 हो गया बेसिकली। तो गलत बोला है, तो ये तो पहला ही का मिल गया गलत। पर आगे पढ़ें तो इट इज यूज टू लाइगेट डीएनए इन रेसिपिएंट सेल, नहीं, टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल, नहीं, वो लाइगेट करने से बिल्कुल जोड़ने से थोड़ी काम आता है। इट सर्व्स एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, नहीं, वो सेलेक्टेबल मार्कर्स पहचान, यानी ऐसा टोली ना चेन सलीका है कि उससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में अंतर पता लगा पाए। द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए मतलब ट्यूमर डीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व्स, क्या होता है? अलाउइंग द प्लांट लूट टू स्टैंड इन वाटर, बिल्कुल नहीं। द इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, ये आंसर है। अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, बिल्कुल नहीं। द हीट शॉक एंड हीट शॉक इन द प्लांट, बिल्कुल नहीं। एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर अ पीरियड, ये किसी काम का ही नहीं है, ये क्या है, बकवास है ये। Which one of the following is not a component ऑफ द डाउन स्टेम प्रोसेसिंग? कौन सा डाउन स्टेम प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है? आंसर है एक्सप्लेशन, की पहले भी कर चुके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंटेन? ब्लंटेन कौन प्रोड्यूस करता है? इको आलवी। पहले 2016 के समय आता था, उसके बाद नहीं आते ये क्वेश्चन, क्योंकि जब से एनसीईआरटी बेस्ड हुआ है। पर याद रख लेना, इको आलवी जो है, इको आल फिफ्थ या वी बोल सकते हैं, ये जो है ये ब्लंटेन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये फिगर बिलो शो 3 स्टेप ABC of polymerase chain reaction. Select the option given. Collect, क्या दिया हुआ है? Give eraser, हाँ, given collect identification together with what it represent, ठीक है। तो ये जो A है, ये जो A दिया हुआ है, A जो है ये क्या है? डीनेचुरेशन। B क्या है? एनियलिन, मतलब प्लाइमर का आके जुड़ना 3 प्लाइमैन पे। फिर C क्या है? एक्सटेंशन, यहाँ से फिर डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू ऐसे एक्सटेंशन होना क्या कहलाता है? सी में आता है, और उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्या सी एक्सटेंशन है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज? तो यहाँ पे अल्लो तो गलत आइडेंटिफाई करने को बोला था, तो पहले ही गलत मिल गया। आगे पढ़े तीनों को, तो जो ए जो है वो क्या? अनियलिन है विथ 2 सेट ऑफ प्राइमर्स, बिल्कुल नहीं, वो तो डीनेचुरेशन है। बी क्या डीनेचुरेशन है? बिल्कुल नहीं। ए क्या डीनेचुरेशन? हाँ, पर यहाँ पे टेम्परेचर गलत दे दिया, यहाँ पे टेम्परेचर गलत दे दिया है, ठीक है। अब आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस जीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आता है द टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन स्टैंड्स फॉर। टीआई प्लाज्मेट जो है वो ट्यूमर इंड्यूशन प्लाज्मेट के लिए स्टैंड होता है। तो टी इसका जो एक पार्ट है वो ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट। द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग लेजिस्लेशन साइट इन ई कोलाई क्लोनिन वेक्टर PBR322। PBR322 में कुछ लेजिस्लेशन साइट तो शो कर रहा है। फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन का, तो वो क्या है रोल? तो ये जो एक्स है यहाँ पे, ये जो है ये ओली साइट है, और ये जो वाई है ये आलोपी है, मतलब जो वो है रिस्पॉन्सिबल, यानी बता देते हैं आलोपी है। आलोपी होता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन या एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मेट। और जो हमारा एक्स है ओली साइट, ये जो है ये यहाँ बताते थी यहाँ से इसका एप्लीकेशन चालू होना है, प्लस ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बननी है इसकी। तो क्या एक्स जीन जो है ओली साइट रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस के लिए एंटीबायोटिक से? बिल्कुल नहीं। जो एक्स जीन है मतलब ओली साइट कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को? बिल्कुल हाँ। और वाई जो है, वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, हाँ बिल्कुल। जो एक्स जीन है वो प्रोटीन इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मेट, बिल्कुल नहीं। ओलीसाइट ओली प्रोटीन के लिए कोड करता है। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलोनिन वेक्टर? कौन सा कोलोनिन वेक्टर नहीं है? आंसर है प्लोब। प्लोब जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आता है, और इसका कोलोनिन टोली है, ये तो आइडेंटिफाई करने से काम आता है। अब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है उसके बारे में पढ़ना है। द लेजिस्लेशन एंडोन्यूक्लियस
recognize a special sequence to cut DNA known as palindromic nucleotide sequence। बिल्कुल सही। वो जो बता देते हैं लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करके कट करने में काम आता है, वरना कट नहीं करता है। लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस कट दी डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बिल्कुल हाँ, ये तो एनसीएलटी की लाइन है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वो one is labeled as assertion E and the other is labeled as lesion R। ठीक है। तो assertion क्या दिया हुआ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही। फिर लीजन क्या दिया, दी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज ए सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। पर क्या लीजन असर्शन तो जस्टिफाई कर ले, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग बात कर ले, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। अब आते हैं इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर। पीसीआर में जो जीन एम्प्लीफिकेशन यूज करते हो उसमें इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग, which of the following steps of PCR will be effective first? आंसर है denaturation, मतलब ऑप्शन 2। Which of the following is not a desirable feature of cloning vector? कौन सा desirable feature नहीं है? The presence of 2 or more recognition site। For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which one of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? कौन सी अर्ली डिटेक्शन में काम आती है? सडन ब्लॉटिंग टेक्निक। सडन ब्लॉटिंग टेक्निक तो डीएनए की सीक्वेंस को पहचानने में काम आती है। एलिजा टेक्निक, एलिजा ये भी बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन है, पर एलिजा टेक्निक क्या है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू ये पता लगा लेता है। Which of the following is commonly used as vector for introducing DNA fragments in human lymphocyte? ह्यूमन लिम्फोसाइट में कौन सा डीएनए फ्रैगमेंट को इंट्रोड्यूस करने से सबसे कॉमन वेक्टर यूज होता है? आंसर है लेट्रोवायरस। तो एनिमल में सबसे कॉमन कौन है? लेट्रोवायरस। तो ह्यूमन भी क्या है, एनिमल, तो उसमें भी क्या होगा, लेट्रोवायरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? कौन सा फीचर नहीं है प्लाज्मिड का? आंसर है फोर्थ, सिंगल स्ट्रैंडेड होना। स्टर्ल बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, क्यों डिजाइन, इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया? ताकि ऑक्सीजन अवेलेबल रहे throughout the process। ऑप्शन 1, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन throughout the process। अब आता है the introduction of DNA into the plants involves। जो टीडीएनए है, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, उसके प्लांट में का इंट्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होते हैं? इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, ऑप्शन 2। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग दी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। The process of separation and purification of express protein before marketing is called downstream processing। The order of steps in PCR polymerase chain reaction is denaturation, annealing, or extinction, option 4। An analysis of chromosomal DNA using sudden hybridization technique does not use। सडन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है डीएनए के सीक्वेंस को पहचानने के लिए जो टेक्निक यूज होती है, ये ऐसे डीएनए है। अब इसमें अगर मुझे पहचानना है कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस दी गई है, उसके लिए ये सडन टेक्निक यूज होती है। तो इसके में क्या यूज नहीं होता, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। इसमें से मुझे ये थोड़ी बात डीएनए के मल्टीपल कॉपीज थोड़ी बनानी है, मुझे तो बस ये कुछ कर वो चाहिए स्ट्रैंड में क्या कोडिंग है, इसीलिए पीसीआर। Which vector can clone only a small fragment of DNA? आंसर है प्लाज्मिड। ठीक है। तो ये जो आखिरी पेज था ये जल्दी इसलिए हुआ, तो इसमें बहुत से पीवाईक्यू पहले आ चुके हैं, तो पीवाईक्यू रिपीट होते रहते हैं इसमें। ठीक है। और इसमें करीब करीब 10 क्वेश्चन आ जाते हैं इस यूनिट से, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन से, मतलब 40-50 मार्क के अराउंड बन जाता है। ठीक है। तो चलिए चलते अगले में मिलेंगे। What triggers the activation of plotoxin to active Bt toxin or bacillus thuringiensis in bollworm? Basically, alkaline medium of gut. Which part of tobacco plant is infected by Melodygium incognita? Answer है lute। In Bt cotton, the Bt toxin present in plant tissue as plotoxin is converted into active toxin due to
एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। मतलब कि यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए, जैसे 2015 में रिपीट हुआ और 2019 में रिपीट हुआ। सिर्फ ऊपर के स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव की, पर पूरा बेसिक कंसेप्ट वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जीन एम्प्लीफिकेशन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। आंसर है प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का आइसोलेशन कैसे हो रहा है, उसमें तो बस स्टेलेन डाली है, उसे लोग खोल रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा ले, तो जब मल्टीप्लाई करवाने के समय खोल रहे हैं तो उस समय जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गई वो भी डिटेक्ट हो जाएगी, जब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने में मदद हो सकता है, मान लो तो कोई सा सीक्वेंस बदलना हो, ठीक है। अब when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to delete disease, it is known as जीन थेरेपी। मतलब जब एक जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड, एक जीन से रिलेटेड काम किया जाता है, जीन एम्पली और उस पर जीन एम्प्लीफिकेशन की जाती है, ताकि एक इंडिविजुअल के सेल, एक इंडिविजुअल के टिश्यू में एक किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट किया जा सके, वो कहलाता है जीन थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिन और फिर क्या होता है, एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, एनिलिन और एक्सटेंशन, फिर आता है एडिनोसिन डी डाई यानी डीअमीनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पाता। बीटी कॉट मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन क्या, बैसिलर थियोलेंजेनेसिस। एडिनो डीअमीनेज डेफिशिएंसी क्या है, जीन थेरेपी से इसे डिलीट किया जा सकता है, तो 1। अब आता है RNAi, ठीक है, ये होता है, रुक जाओ, पीसीआर तो डिटेक्शन ऑफ HIV और RNAi जो है वो सेल्यूलर डिफेंस है, ठीक है। तो अब ए का फोर नहीं, हाँ, ए का फोर एक ही में है, ठीक है। अब अगर उसमें बोलूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा कलर नहीं है, प्लो इंसुलिन एज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल सी पेप्टाइड, ये तो सही है। द फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे चेक करना पड़ेगा। द जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्लो इंसुलिन, ये भी सही है। अब जो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, जो एक ऐसा अरे एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये इसका गलत आंसर है, ठीक है। नहीं, लोग जो है ये क्या दिया हुआ है उसे पढ़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर से पढ़ा जाए एक बार क्वेश्चन। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। प्लो इंसुलिन जो रहता है उसके पास एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन रहता है, ठीक है। द फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कहाँ लिंक होता है वो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई, हाँ, ई कोलाई में होता है, वो बताए थे ना, एक वो आई थी बताते हैं अमेरिकन कंपनी, जिसने ए पेप्टाइड का जीन लिया था, बी पेप्टाइड का जीन लिया था, ई कोलाई में मल्टीप्लाई करवाया था, फिर ये पेप्टाइड बन गए थे, तो इन लोग तो फिर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जो यानी उससे जोड़ दिया था बाद में, ठीक है। अब इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्लो इंसुलिन, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या है, बी। In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public use is Genetic Engineering Appraisal Committee. A new variety of lice was patented by foreign company through such though such category have been present in India for long time. This is related to बासमती लाइस को अमेरिकन कंपनी ने वो कर लिया था ना पेटेंट, जबकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे बासमती लाइस के वो पाए जाते हैं टाइप। विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम, मतलब जेनेटिकली
genetic modification की research and safety of introducing genetically modified organism for public use, genetically यानी genetic engineering approval community, इसे अप्लेजर बोल सकते हैं या अप्रूवल बोल सकते हैं। अब आता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंसर्न कंट्री एंड इज पीपल इज बायो पायरेसी, मतलब पायरेसी मतलब चुराना, इलीगली कुछ चीज़ को चुराना, बायो पायरेसी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ का यूज़ करना इलीगली। अब आता है ट्रांसपोसॉन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोसॉन्स कौन से समय में यूज किया जा सकता है। 2 मिनट रुकेगा, ये इसमें माइक में गड़बड़ी है थोड़ा सा, वो माइक ऐसा में डिस्कनेक्ट हो गया था। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। जो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन है जो हम लोगों ने बाद में बनाया था, सिर्फ ए पेप्टाइड चेन को लेते बी पेप्टाइड चेन तो लेके और दोनों तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था। तो ये जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो जोड़ा था कि पहले से एक ई कोलाई में ये बना लिए, फिर एक ई कोलाई में ये बना लिए, और फिर क्या किए, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड में से लेके जोड़ दिए। तो उसके बारे में बताना है। ऊपर ह्यूमन इंसुलिन दे दिया, इसका मतलब ह्यूमन इंसुलिन के बारे में नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। प्लो हार्मोन इंसुलिन, पहली बात तो प्लो हार्मोन इंसुलिन इसमें बनेगा नहीं। कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पेप्टाइड, बिल्कुल भी नहीं। A and B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli, सही है। Extracted and combined by creating disulfide bond between them, सही है। Insulin used for tolerating diabetes was extracted from pig and cattle, नहीं, यहाँ पे तो E. coli यूज हो रहा है, उससे पहले पिग और कैटल से लिया जाता था। प्लो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस, पहली बात प्लो हार्मोन इंसुलिन बन ही नहीं रहा। सम पेशेंट डेवलप एलर्जी रिएक्शन, इससे तो कोई एलर्जी रिएक्शन हो ही नहीं ली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। तो टी बोला है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना और करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ए बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, सिंपल सा आंसर है ए, इलेक्ट्रोवायरस। अब आता है डी, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in clone of cells, followed by its detection using radiographic, because mutated gene जो लेता है वो प्लोब के सीक्वेंस से बाइंड कर जाता है, और प्लोब जो है वो रेडियो एक्टिव होने के नाम से वो जो जीन है वो रेडियो एक्टिविटी वहाँ से डिटेक्ट होती है, तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में पूरा अवेलेबल हो जाता है, यानी अपीयर हो जाता है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग एज पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? बेसिकली इसका आंसर है एलिजा टेक्निक, नहीं एलिजा टेक्निक तो उसके लिए यूज होती है, इसका आंसर है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। एलिजा तो उसके अंदर आएगा ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब आता है इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीअमीनेज ADA डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट, बिकॉज ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोटाइल, वो मर जाते हैं कुछ समय बाद। ADA इज एन एंजाइम विच इज डेफिशिएंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर, which is deficient in a genetic disorder HCID. What is the full form of ADA? Adenosine deaminase। अब आता है विद रिगार्ड टू इंसुलिन, यहाँ पे सिर्फ इंसुलिन बोला है ना, तो ह्यूमन का जो नेचुरल इंसुलिन है उसके हिसाब से भी हो जाएंगे। चूज दी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है। सी पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सही है। ह्यूमन यानी इंसुलिन प्रोड्यूस बाय rDNA टेक्नोलॉजी एज सी पेप्टाइड, बिल्कुल भी नहीं होती, ये तो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन हो जाता है rDNA टेक्नोलॉजी से ही, बिल्कुल भी नहीं। प्लो इंसुलिन एज सी पेप्टाइड, सही है। A and B पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बेलेज, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा E, C and D ओनली। Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA
deficiency. Answer is gene therapy. DNA polymorphism form the basis of both gene mapping and genetic mapping and DNA fingal blending. Maximum number of existing transgenic animal is of mice. The first human hormone produced by recombinant DNA technology is insulin. A new variety of lice was patented for by a foreign company. Though such variety have been present in India for long time. ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब कि फिर से आया है। इसका आंसर होगा बासमती। यहाँ पे ऑप्शन गायब हो गए। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल वाले थे वही है प्लोब इसका आंसर। ठीक है। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये डिजीज दी हुई है, ये उनके कॉजेटिव रीजन दिए हुए हैं, मैच करना है। ठीक है। तो टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी। निमोनिया कॉज कौन करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फिलेरियस कौन कॉज करता है? वाउचेरिया। और मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम वाइविक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आएगा द येलोइश फ्लूइड colostrum secreted by mammary gland of mother during the initial days of lactation has abundant IgA antibody to protect the infant. This type of immunity is called। कोलोस्टम में IgA एंटीबॉडी रहती है बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडी रहती है, उनमें से अबंडेंट कौन है? IgA। तो ये किस तरह की इम्यूनिटी है? बेसिकली ये इन्फेंट बॉडी में तो बन नहीं रही, इन्फेंट बॉडी में तो बन नहीं रही, तो ये पैसिव इम्यूनिटी होगी। अब नेचुरल पैसिव होगी, पर यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं दिया, इसलिए से पैसिव। कोलोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains immunoglobulin A। The active form of Entamoeba histolica feeds on, जो एक्टिव फॉर्म है Entamoeba histolica था, वो किस पे फीड करता है, मतलब वो क्या खाता है? फूड नहीं, ब्लड नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइट्स आरबीसी, यहाँ पे यही इसलिए गलत है तो ओनली दे दिया है। इलेक्ट्रोसाइट्स म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कॉलोन। ठीक है, ये उसे खाने लग जाता है एक्टिव फॉर्म। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। कौन सी ऐसी डिजीज है जो इनमें से प्रोटोजोन से होती है? इन्फ्लुएंजा नहीं, ब्लास्टोमाइसिस माइकोसिस नहीं, सिफिलिस नहीं। अगर ये बेबीसायोसिस जो है ये बहुत पहले पढ़ाते थे, पर ये तीन पता है कि ये तो प्रोटोजोन से नहीं होती, इसीलिए ये चल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज नॉट ट्रांसफर टू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल। कौन सा कोइटस के समय जो सीमेन निकलता है उससे नहीं ट्रांसफर होगा? तो चेक कर लेना कौन सा एसटीडी है, कौन सा एसटीडी नहीं है। ये नहीं है चिकनगुनिया का वायरस। अब है दी इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर बॉडी ह्यूमन बॉडी इज स्पोलोजॉइस। स्पोलोजॉइस के फॉर्म में वो एंटर करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। वो प्लांट और एनिमल्स चाहे किसी में भी डिजीज कॉज करे वो पैथोजन ही है, चाहे वो बैक्टीरिया में ही डिजीज कॉज करने वाले वो क्यों ना हो। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। आइडेंटिफाई द लॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के आधार पे कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये हम लोग तो बताना है। रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, गलत स्टेटमेंट बताना है, पर ये तो सही है। एक्टिव इम्यूनिटी इज कोई कैन गिव फुल रिस्पॉन्स नहीं, वो बता देते हैं। यार ये गलत जगह मार्क कर दिया। हाँ, हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता वो, पहला रिस्पॉन्स उसका स्लो रहता है, इसीलिए बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग पूछा है।
The cell-mediated immunity inside the human body is carried out by T lymphocyte. इलेक्ट्रोसाइट तो आरबीसी है, बी lymphocyte एंटीबॉडी बनाता है, तो डायरेक्टली काम नहीं करता ना थ्रोम्बोसाइट, ये तो प्लेटलेट्स है। अब HIV that causes AIDS first start destroying, किसे स्टार्ट कर देता है डिस्ट्रॉय करना, बेसिकली टी हेल्पर सेल को वो मार देता है। अब एड्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट जो पूरा वन शॉट में है वो इधर मिल जाएगा चैनल में। which match the following column and select the correct option। अब इसमें वही यही रिपीट हो गया है क्या? नहीं, ऊपर इसमें कुछ और डिजीज है, नहीं ये को 2020 में आया है और ये 2020 के बाद वाले कोविड में आया है, ठीक है। तो टाइफॉइड क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफॉइड क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, इनोफिलिस इन्फ्लुएंजी, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फिलियरियस वाउचेरिया बोंक्राफ्टी, ठीक है। तो ये और ये सेम है बेसिकली। मैच इज ईच डिजीज विथ इस कलर टाइप ऑफ वैक्सीन, कौन सा इसका कलर टाइप ऑफ वैक्सीन है उससे मैच करना है। तो डिजीज तो उसके कलर टाइप ऑफ वैक्सीन जो मैच करना है, ट्यूबरकुलोसिस हार्मलेस बैक्टीरिया, वोपिन कफ का ये किल बैक्टीरिया, डिप्थेरा का इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, पोलियो का हार्मलेस वायरस। मतलब बेसिकली वैक्सीन में डालता क्या है वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क? IgA। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, किसके कारण रिजेक्ट हो जाता है? बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। टी लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइड रिजेक्ट करता है, टी लिम्फोसाइड है क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आता है ड्रग कॉल हीरोइन इज सिंथेसाइज बाय, हीरोइन जो ड्रग है वो किससे सिंथेसाइज होती है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसीलिए तो इसका नाम डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर रिगार्डिंग इज कॉजेटिव एजेंट HIV। मतलब एज का जो कॉजेटिव एजेंट है HIV, उसके बारे में क्या करेक्ट है, ठीक है। HIV इज अनडेवलप्ड रेट्रोवायरस, बिल्कुल भी नहीं, अनडेवलप नहीं रहता, वो फुल्ली डेवलप रेट्रोवायरस है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल भी नहीं। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA, नहीं दो मॉलिक्यूल रहते हैं, इसलिए ये भी गलत है। HIV is enveloped virus that contain two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of liver transcriptase, ये सही है, इसलिए डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से कैसे कॉमन कोल्ड अलग रहता है। Pneumonia is caused by a virus while the common cold is caused by bacterium। Haemophilus influenzae बिल्कुल भी नहीं, कॉमन कोल्ड भी वायरस से कॉज होता है। न्यूमोनिया और ये जो न्यूमोनिया है ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, और सीवियर केसेस में जैसे एड्स में ये न्यूमोनिया फंजाई के थ्रू कॉज हो जाता है। न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट alveoli whereas common cold affect the nose and respiratory passage not the upper lungs, ये सही है। अपर पार्ट ऑफ दी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अफेक्ट करता है ना कॉमन कोल्ड। अब आता है एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ HIV ऑफ एड्स, किस स्टेज में HIV के एड्स में आता है? सिंपल सी बात है, जब HIV डैमेज कर देता है लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर सेल तभी ये दिखता है, वरना नहीं दिखता। अब ये क्या है? इसे आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूल को, और इसे आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली मॉर्फिन है, पेपरवर्स रेमनिफेलम, ये तो वो है तुल्लता, क्या कहते हैं इसका नाम क्या था? इसका वो होता ना, इसका नाम वो था ना जो दोनों तो से अलग अलग जस्ट बगल बगल वाले पेज में दिए हुए थे, मेरे दिमाग में इसका नाम क्यों नहीं आ रहा अभी। मेरे हिसाब से शायद इसका नाम
इसका नाम कैनाबिनॉइड था शायद। और बगल में प्लांट, हाँ, इसका नाम कैनाबिनॉइड है, ठीक है। पर ये एटलोपा बेलाडेनो से नहीं मिलता, बेलाडोना से नहीं मिलता, एटलोपा बेलाडोना से, ठीक है। एटलोपा बेलाडोना से नहीं मिलता ये। तो इस और ये मॉर्फिन है, तो ये पेपावर्स सोम्निफेलम से मिलता है और सेडेटिव एंड पेन किलर रहता है, ठीक है। ये सही है। अब आता है मैच ईच डिजीज विद कलर टाइप ऑफ वैक्सीन। वही फिर से वही वाला तो रिपीट हो गया है, ठीक है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है वो तो हार्मलेस वाइल है, वो पिंक कफ है वो किल्ड बैक्टीरिया डिप्थेला है जो वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, और पोलियो जो है हार्मलेस वायरस, मतलब बेसिकली इसमें एक का फोल एक ही है। टू, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय सीमेन ऑफ अ इन्फेक्टेड मिल। इन्फेक्टेड मिल के सीमेन से कौन सा ट्रांसफर नहीं होता, बेसिकली ये बताना है। तो इसका आंसर है चिकनगुनिया वायरस। अब आता है एंटीवेलम इंजेक्शन contain perform antibody while polio drops are administered into the body contains। पोलियो की चीज तो कंटेन करता है हार्मलेस वायरस को बेसिकली। तो हो जाएगा एटीन्यूएटेड पैथोजन। एटीन्यूएटेड पैथोजन मतलब उसका जो वायलेंस प्रॉपर्टी था उसे खराब कर देते हैं, तो हार्मलेस हो जाता है, उसमें सिर्फ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बचती है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। कौन सा इनमें से बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है? कॉलेरा एंड टिटनस। ये सिंपल से सामने ही आंसर दिख जाता है। विदाउट टेस्ट इज डन इज कैरिड आउट टू टेस्ट टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड मैली के जज्बाती डेटा दिया लेता है विदाउट टेस्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कलर विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एंटीबॉडी, ये फोर लाइट चेन तो बिल्कुल भी नहीं होते। रिजेक्शन ऑफ फंक्शन, नहीं, बी लिम्फोसाइट ले जाएंगे निकलता, टी लिम्फोसाइट करता है। परफॉर्म एंटीबॉडी इंजेक्टेड, ये सही है। परफॉर्म मतलब थोड़ा सा प्रोसेस किया हुआ। द सेल mediated immunity inside the human body is carried out by T lymphocyte, ठीक है। आज तो आवाज बहती हुई है। अब टाइफॉइड कौन कॉज करता है? बेसिकली टाइफॉइड जो है वो हमारा बैक्टीरिया कॉज करता है। फिर हमारा लेशमेनियासिस जो है वो हमारा प्रोटोजोआ कॉज करता है। फिर हमारा जो रिंग वॉर्म है वो फंगस है एक। और फिलियलिस जो है वो नेमाटोड कॉज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। टू, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉलम 1 विद कॉजेटिव एजेंट कॉलम 2, ठीक है। तो अब देखें तो गोनोरिया कौन, नेसेलिया और सिफिलिस कौन कॉज करता है? सिफिलिस जो कॉज करता है वो है टीपोनीमा। जेनाइटल वॉश क्या कॉज किससे कॉज होता है? सिंपल सा एज का तो HIV। और जेनाइटल वॉश कौन करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। अब यही फिर से रिपीट हो गया है। टाइफॉइड जो है वो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी, न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिलेरियस वाउचेरिया, और फिर जो मलेरिया वो प्लाज्मोडियम। तो एक अफ्तली एक ही में तिली में in higher vertebrate the immune system can distinguish self and non-self. If this property is lost, it leads to autoimmune disease. Which of the following immunoglobulin does constitute the largest percentage of in human milk? Answer है गलत जगह कर रहा हूँ IgA। Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? Basically answer है cell mediated immune response। Select the correct option including all STDs। सभी STDs से कौन से चारों में से कौन सा तीनों STDs है? गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्प्स।
कॉन्केवलिन ए। इस कॉन्केवलिन ई जो है वो असल में है क्या? एक लेक्टिन है, एक लेक्टिन है। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। इनमें एस एल मिलर ने अमीनो एसिड बनाया था। कौन सी इन ऑप्शन में से कौन सी चीज़ों तो मिला के एक फ्लास्क, एक जो फ्लास्क होता है केमिस्ट्री लैब में, उसमें मिला के क्या बनाया था? अमीनो एसिड। अब एक बात याद रखना कि जब भी यहाँ पे ऐसे देगा तो यानी स्पेसिफाई करेगा क्लोज फ्लास्क। तो एस एल मिलर मिलर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसमें कहीं से भी एक्स्ट्रा ओपनिंग नहीं थी। ठीक है, तो मतलब कि वो एक क्लोज फ्लास्क था। तो अगर इस स्टेटमेंट में ये आ जाए ओपन फ्लास्क, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू टाइप वाले क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन एक स्टेटमेंट में आ जाए ओपन फ्लास्क, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि क्लोज फ्लास्क यूज़ किया था उसने। ठीक है, तो उसने CH3 तो यूज़ नहीं किया था, ये N2 भी यूज़ नहीं किया था, उसने NH4 भी यूज़ नहीं किया था, वाटर वेपर उसने यूज़ किया था 800 सेल्सियस में यूज़ किया था, पर ये शुरुआती 3 यूज़ ही नहीं किए थे। फिर वो उसके आता है TCH4 उसने यूज़ किया था, H2 यूज़ किया था, NH3 यूज़ किया था, वाटर वेपर यूज़ किया था पर 600 डिग्री सेल्सियस नहीं 800 डिग्री सेल्सियस। उस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाता है। अब आता है व्हाट अबाउट आफ्टर अबाउट हाउ मेनी इयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लेनेट। कितने साल बाद अर्थ के फॉर्मेशन के लाइफ इस धरती पे आई? आंसर हो जाएगा 500 मिलियन ईयर्स। 500 मिलियन ईयर्स। अब आ जाता है फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रोबेबली एंड प्रिसम्बली यानी प्रिज्यूम किया गया है कि वो एनारोबिक थे। जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे आए थे वो क्या एज्यूम किए जाते? वो बेसिकली हेटेरोटॉप्स थे, यानी बेसिकली वो कीमो वो थे, क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रॉप्स। और अर्लीस्ट जो एटमॉस्फेयर था वो तो रिड्यूसिंग था, इसी नाम से वो एनारोबिक ही होनी चाहिए। अब आता है द फर्स्ट ऑर्थोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वेयर द कीमा ऑर्थोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। हाँ, यही तो है, इसी चीज तो स्पेसिफाई कर रहा है ये सेकंड स्टेटमेंट। वैसे ये असल्सन रीजन नहीं है, पर ये स्पेसिफाई तो कर रहा है। अगर ये असल्सन रीजन में आता तो बोथ असल्सन एंड रीजन एंड करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असल्सन हो जाता, पर यहाँ पे दोनों सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में, इसलिए सी होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ में? पहला दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंस, दूसरा दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, फिर दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, फिर दिया हुआ है सिस्टम यानी फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। बेसिकली पहले ऑर्गेनिक बना, फिर पॉलीमर बना, फिर हमारा प्रोटोबायंस बना, फिर जाते ये बना, मतलब 2 3 4 1, यानी 2 3 1 4 बेसिकली था कि पहले मोनोमर बना, फिर पॉलीमर बना, फिर प्रोटोबायन बना, फिर DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बना। ठीक है, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही नहीं है? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। नहीं, वो एनालॉगस ऑर्गन है। वो क्या है? एनालॉगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन नहीं है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस टू अ बर्ड। कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस है बर्ड्स के लिए? ठीक है, बर्ड से कौन सा होमोलोगस है? तो अब देखना है, द डॉर्सल विंग ऑफ अ शार्क बिल्कुल भी नहीं, विंग ऑफ अ मॉथ बिल्कुल भी नहीं, हिंड लिम्ब ऑफ अ लेबर बिल्कुल भी नहीं, फ्लिपर्स ऑफ व्हील ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अब आता है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो किसके कारण बनते हैं? एनालॉगस जो ऑर्गन है
वो बेसिकली क्या होते हैं, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, इसीलिए ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। मतलब कि अलग अलग ओरिजिन से हैं पर उनका फंक्शन क्या है, एक ही है, उनका फंक्शन क्या है, एक ही है। ठीक है। अब आता है द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, ये बेसिकली एनालॉगस ऑर्गन है, नॉट होमोलॉगस, इसलिए कन्वर्जेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है। अब आता है कि द फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन geographical area starting from a point spreading to other habitat is called adaptive radiation। मतलब कि वो एक जोग्राफिकल एरिया से चालू हो रहे हैं और दूसरे में फैल रहे हैं, उसे बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब इधर से चालू हुए फिर ऐसे अलग अलग अपने एडेप्टेशन के हिसाब से फैल रहे हैं। ठीक है। अब आता है नेचुरल सिलेक्शन वेयर more individual acquire a specific character value other than the mean character value leads to, क्या मतलब कि एक मीन वैल्यू के अलावा एक स्पेसिफिक वैल्यू, तो वो होता है डायरेक्शनल चेंज। ये आदि विंग्स बर्ड लॉ के बाद में जो गलाप आते हैं ना, उससे आंसर है इसका। द विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट आर, विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ इंसेक्ट जो रहते हैं वो बेसिकली एनालॉगस ऑर्गन है, तो डिफरेंट ओरिजिन के हैं पर उनका फंक्शन सेम है। मतलब एनालॉगस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब है फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजर्ड यूज इन वॉकिंग, four limb of whale used in swimming and four limb of bat used in flying are example of, ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। अब आता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब आता है अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन के हिसाब से जो वो था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस कारण हुआ, इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन। सिंपल सा सीधा सा आंसर है कि स्पीसीज के बीच में, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ तो जो बेहतर थी वो बढ़ गई, मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ और किसी ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ा। ठीक है। अब आता है कि मैच द फॉलोइंग, मैच करना है इन लो तो। ठीक है। तो बेसिकली है एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेसिकली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। ठीक है। अब इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ये हो जाएगा। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा ये, और एडेप्टिव रेडिएशन हो जाएगा डार्विन प्रिंसेस। ठीक है। अब आता है कि द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ही तो फाउंडर्स इफेक्ट होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल। अब आता है आगे द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1 lakh to 40,000 years ago in Europe, Asia and part of Africa with short stature, मतलब short body height, heavy eyebrow and little forehead, मतलब पीछे की ओर वाला forehead, large jaw with heavy teeth and फिर stocky body and a lumbering, क्या दिया हुआ ये, एंड स्टूप्ड पोस्चर वॉच, ये जो वो दिए हुए हैं, सिंपल सा आंसर है, ऊपर के डेटा से ही पता चल जाएगा समय के, तो ये हो जाएगा निएंडरथल्स। अब आता है व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैलेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियन फ्रॉम हिज एंसेस्टर, इनमें से कौन सी चीज़ आसानी से सिर्फ इंक्रीज होते गई है या एक ही उसी रफ्तार में बढ़ी है, कभी भी बीच में ऐसी यू टर्न लेते नहीं आई है, हमेशा सीधा ही होते गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, बिल्कुल भी नहीं, बाय बाइनोक्यूलर विजन बिल्कुल भी नहीं, इंटेलिजेंट ब्रेन कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं। हमारे से पहले जो थे उनकी उनकी ब्रेन कैपेसिटी तो हमसे भी ज़्यादा थी ना, तो मतलब कि ब्रेन कैपेसिटी एक स्टेप के बाद डिक्रीज हुई फिर बढ़ी, तो वो है अप्लाइड पोस्चर। तो दी
और यानी दलायोपैथिकस से लेके होमोसेपियन तक हमेशा पॉइसल जो हुआ है वो स्टेलिटी हुआ है। अब आता है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय lack of random mating. Which of the following has the smallest brain capacity? Homo Homo habilis. What was the most significant talent in the evolution of modern man? Homo sapien from his ancestor. Applied posture. The ये देखो दो बार रिपीट हुआ ये the process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenges convergent evolution. एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये दोनों इसीलिए जल्दी जल्दी हो गए क्योंकि पहले भी कर लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहले मोनोमर बनेगा, फिर पॉलीमर, फिर प्रोटोबायंस और फिर डीएनए बेस। तो 2 3 1 4। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सबसे कॉमन कौन सा है कि इन चारों में से सबसे कॉमन किस फैक्टर के कारण वेरिएशन आते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और पॉपुलेशन में? आंसर है था रिकॉम्बिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। कौन सा एनालॉगस स्ट्रक्चर है? मतलब एनालॉगस मतलब डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। सिंपल सा आंसर है गिल्स ऑफ प्लॉन इन लंग्स ऑफ मैन, artificial selection to obtain cow yielding higher milk output represent the electional exposes the mean collector द मीन ऑफ द कैलेटल इन वन डायरेक्शन। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। सिमिलैरिटी किसका एग्जांपल है? होमोलॉगस, डिफरेंट ओरिजिन बट यानी सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, सेम ओरिजिन होने के नाम से ही बोन स्ट्रक्चर सेम है। अब आगे बढ़े तो आता है फॉर्म इस एक्सपेरिमेंट एस मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। यहाँ पे भी क्लोज फ्लास्क दिया हुआ है। ठीक है, तो CH4H2NH3 वाटर वेपर है, नहीं CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर, ये सेकेंड ऑप्शन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर जो हैं वो किस चीज़ का एग्जांपल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब डिफरेंट ओरिजिन के बस काम एक ही कर लें। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया गया था? बेसिकली कार्ल अंस वॉन बेयर के द्वारा। अभी इसमें से एला को मैच करना है। ठीक है, तो मीसोजोइक एला किसके लिए है? मैमल्स के लिए है। तो पैलोजोइक एला किसके लिए? लोअर इनवर्टिब्रेट्स के लिए है ओरिजिन। सीनोजोइक एला किसके लिए? नहीं बेसिक मीसोजोइक एला का, हाँ मीसो, क्यों नहीं, इरेज नहीं हो रहा है ये। सीनो मीसोजोइक एला बर्ड और लेप्टाइल के लिए है। सीनोजोइक जो है वो मैमल्स के लिए है और पैलियोजोइक फिश और एम्फीबियंस के लिए। मतलब ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, दो में है, सी का 4, ए 4 वाले में है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट बी अफेक्ट द आदि प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम, मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो कौन अफेक्ट नहीं करेगा इन चारों में से? सिंपल सा आंसर है कांस्टेंट जीन पूल। कोई जीन में चेंज आएगा नहीं तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं, यानी चेंज नहीं होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव वन करेक्ट एग्जांपल ऑफ करेक्ट एग्जांपल ईच ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब इसमें से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किस ऑप्शन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से रिस्पेक्टिवली कौन सही वो दिए हुए ऑप्शन। तो बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रे, ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड, ये तो अलग अलग हो गया, मतलब कि ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है। टॉन्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडरलिप्स ऑफ कुकुरबिटा, ये डाइवर्जेंट है। आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स किसका? आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स सेम स्ट्रक्चर, मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर लेते हैं तो ऑक्टोपस की आई अलग रहती है, मैमल्स की आई अलग रहती है, पर काम सेम करते हैं। तो ये तो एनालॉगस है, मतलब कि ये
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, और ये डाइवर्जेंट का अलग अलग अपोजिट अपोजिट एरिया, आइस ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये सही नहीं है कन्वर्जेंट। बोन्स ऑफ फोलियम ऑफ वर्टिब्रेट, ये थर्ड ऑप्शन में सही है, क्योंकि इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट थियरी के अंदर है, और डाइवर्जेंट एग्जाम्पल डाइवर्जेंट थियरी के अंदर है। ठीक है, चलिए।